पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो दरिंदा जानवर पानी के अंदर से बाहर आ जाता है और इनकी एक और दोस्त को अपने साथ लेके पानी के अंदर चला जाता है और अब कुछ ही सेकंड में ये सभी दोस्त उस दरिंदे का शिकार होने वाले थे। 2 लोगों की मौत के बाद ये सभी लोग भी अब गहरे सदमे में आ चुके थे और इन सबको भी अब अपनी जान बचाने की पड़ चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता रात का अंधेरा भी छा जाता है। इसके बाद हमें रोड्रिगो का बॉस दिखाया जाता है। वो कुछ लोगों को कहता है कि मुझे अब टेंशन हो रही है, तुम लोग जाओ और जाके उन लोगों को ढूंढ के लाओ। लेकिन वो लड़का रात के इस अंधेरे में उस जानवर का शिकार बनना नहीं चाहता था, इसलिए वो जाने से इनकार कर देता है और बॉस को हिम्मत करके खुद ही उनके पीछे जाना पड़ता है। इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस खौफनाक जानवर के डर के मारे ये सभी लोग थके हारे एक जगह पे बैठे हुए थे। सिस्टीन बेचारी अपनी दोस्त को खोने के बाद काफी मुश्किल में थी और अपनी दोस्त को बचाते बचाते उसका हाथ भी मुड़ चुका था। उस बेचारी से अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो काफी मुश्किल में थी। फिर उसके साथ आई हुई जो नर्स थी वो उसकी हेल्प करती है, जिसकी वजह से उसका हाथ थोड़ा बेहतर होता है। इसके बाद वो रोड्रिगो के पास जाती है। रोड्रिगो इस टाइम बिल्कुल हिम्मत हार चुका था और काफी जख्मी हालत में था। वो रोड्रिगो को पानी पिलाती है, फिर उसे थोड़ा हौसला देती है और फिर रोड्रिगो के माइंड में आइडिया आता है और वो इन सब लोगों को अपनी बोट के आसपास आग लगाने को बोल देता है ताकि कोई भी जंगली जानवर इन लोगों के पास ना आ सके। और फिर वो इन सभी को सॉरी बोलता है और कहता है कि हो सके तो आप सभी लोग मुझे माफ कर देना, अगर वक्त पे मैं रेस्क्यू बुला लेता तो आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। और फिर वो इन सभी से कहता है कि अगर आप लोगों में से बोट के अंदर कोई जाके मेरा ट्रैकर लेके आ सकता है तो उस ट्रैकर के जरिए हम रेस्क्यू टीम को यहाँ पे फौरन से बुला सकते हैं। रोड्रिगो की बात सुनने के बाद सिस्टीन बेचारी एक बार फिर से अपनी जान पे खेलने के लिए तैयार हो जाती है और अब वो सोच लेती है कि वो ही पानी में उतरेगी और जाके ट्रैकर को ढूंढ के लेके आएगी। और फिर वो उस खतरनाक पानी के अंदर जंप कर देती है और बोट के नीचे से होते हुए वो बोट के अंदर पहुंच जाती है। इस खतरनाक पानी में पहुंचने के बाद बहुत ही मुश्किल से वो लॉकर खोलती है और लॉकर खोल के उसको आखिरकार ट्रैकर मिल जाता है। ट्रैकर को लेके वो फौरन से ऊपर पहुंच जाती है। ट्रैकर लेके वो वापस तो आ जाती है, लेकिन शायद ये ट्रैकर अब कभी भी चलने वाला नहीं था क्योंकि इस ट्रैकर के अंदर ही पानी पड़ चुका था। रोड्रिगो ट्रैकर को खोलता है और उसकी बैटरी को बाहर निकालता है। बैटरी को अच्छे से खुश करके वो दोबारा से ट्रैकर को ऑन करने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में ट्रैकर एक बार फिर से ऑन हो जाता है। अब जैसे ही ट्रैकर ऑन होता है वो अपनी लोकेशन को रेड अलर्ट पे भेज देता है और सबसे पहले उनकी इस लोकेशन का जो अलर्ट मिलता है वो उसके बॉस को मिलता है। बॉस तो पहले ही इस खतरनाक पानी में अपनी टीम को ढूंढने के लिए निकल चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्हें अलर्ट मिलता है तो वो अपनी बोट को तेज करके इनकी लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बॉस को आता हुआ देख के ये सब खुशी से पागल होने लग जाते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी बचने की उम्मीद उनके सामने आती जा रही थी, लेकिन शायद ऐसा होने वाला नहीं था। अब बॉस रोड्रिगो की ये हालत देख के काफी परेशान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। रोड्रिगो कहता है कि पानी के अंदर एक हिप्पो मौजूद है। बॉस तो उसकी बात सुन के हैरान रह जाता है और उसे कहता है कि ये बात तो मानने वाली ही नहीं है क्योंकि वो लोग हिप्पो का खात्मा कर चुके थे। खैर इस सब के बाद बॉस इन सभी को अपनी बोट में बिठाने लगता है, लेकिन एक बिजनेस वुमेन जो कि काफी हाइपर हो जाती है और रोड्रिगो को तरह तरह की बातें सुनाने लग जाती है। अब तक जो कुछ हो चुका था, जितनी जानें जा चुकी थी, उस वजह से वो काफी पैनिक हो जाती है और सब चीजों का इल्जाम वो रोड्रिगो के ऊपर ही लगाती जा रही थी। वो गुस्से में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो जाके रोड्रिगो को मारने ही लग जाती है। छोटा बच्चा माइक उसे बचाने की कोशिश करता है और वो माइक को पीछे की ओर धक्का दे देती है। माइक जैसे पानी में गिरता है, कुछ ही सेकंड में हिप्पो वहाँ पे आ जाता है और माइक को वो वहीं पे निगल जाता है। इन सबके सामने हिप्पो माइक का शिकार कर जाता है और ये कुछ भी नहीं कर पाते। ये देखने के बाद ये बिल्कुल टूट जाते हैं और नर्स जो कि माइक की मॉम थी वो तो अपने होश ही खो बैठती हैं अपने बेटे की इतनी दर्दनाक मौत देखने के बाद। इतने बड़े हादसे के बाद बॉस इन सभी को बताता है कि उसने इतना बड़ा हिप्पो अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखा और इतने बड़े हिप्पो की मौजूदगी में इस दलदल से उनका निकल जाना मुमकिन नहीं है। बॉस कहता है कि अगर ये हिप्पो जिंदा रहा तो ये हम सभी को निकल जाएगा और इसीलिए वो इन सबको एक साइड पे करके अपनी गन्स लेके हिप्पो का शिकार करने के लिए अकेला ही निकल जाता है। अब बॉस के हाथ में 2 किस्म की गन्स थी। एक बॉस के पास ट्रैंकुलाइजर था और एक नॉर्मल गन मौजूद थी। अब वो ट्रैंकुलाइजर से हिप्पो को बेहोश करने का सोच रहा था और फायर गन से वो उसको मारना चाहता था। अभी ये लोग हिप्पो को मारने की तैयारी कर ही रहे थे कि माइक की मोम अपने बेटे के सदमे में अपने बेटे को ढूंढने के लिए पानी में उतर जाती हैं। ये सोचे बगैर कि उनका बेटा तो मर चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं है और इतने में हिप्पो खुद ही इन लोगों के सामने आ जाता है और फिर वही होता है जिस बात का डर था। अचानक से हिप्पो पानी के अंदर से उछल के बाहर आता है और बॉस के ऊपर हमला कर देता है। हिप्पो इतना बड़ा था कि ये सब लोग मिल के भी उसका कुछ नहीं कर सकते थे। बॉस उसको रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन हिप्पो तो किसी के कंट्रोल में आने वाला ही नहीं था। बॉस हिप्पो को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और बॉस
को तो अब अपनी जान के लाले पड़ गए थे क्योंकि हिप्पो बिल्कुल उसके करीब था और फिर बहुत ही मुश्किल से रोड्रिको के हाथ में ट्रैंकुलाइजर गन लग जाती है। हालांकि वो भी काफी जख्मी था लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत जमा करके ट्रैंकुलाइजर गन से उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर ट्रैंकुलाइजर गन का वार सीधा जाके हिप्पो को निशाने पे लगता है और जिस वजह से हिप्पो थोड़ा पीछे हट जाता है। ट्रैंकुलाइजर गन के वार से हिप्पो बेहोश होकर पानी के अंदर गिर जाता है लेकिन बॉस जैसे ही पीछे मुड़ के रोड्रिको को देखता है तो रोड्रिको सदमे की वजह से वहीं पे दम तोड़ जाता है और फिर यहाँ पे रोड्रिको की कहानी भी खत्म हो जाती है और ये सभी लोग अब गहरे सदमे में चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में पानी में एक बार फिर से हलचल शुरू हो जाती है और फिर इन सभी को पता चल जाता है कि ट्रैंकुलाइजर भी ज्यादा देर हिप्पो पे असर नहीं कर पाया। इसके बाद बॉस इन सभी लड़कियों से कहता है कि पानी में आप लोग हिप्पो का ध्यान भटकाओ और मैं बोट लेने की कोशिश करता हूँ। और फिर थोड़ी ही देर में जैसे ही हिप्पो को होश आता है तो वो इनकी जान छोड़ के इस दलदल से दूर निकल जाता है। हिप्पो इनकी जान छोड़ के जा चुका था। इसके बाद ये सभी लोग सुकून का सांस लेते हैं और बोट में बैठ के यहाँ से निकलने लगते हैं लेकिन निकलते वक्त इनके सामने एक बिल्डिंग आ जाती है। बिल्डिंग को देखने के बाद ये सभी लोग काफी खुश होते हैं और सोचते हैं कि आज रात हिप्पो से बचने के लिए ये बिल्डिंग इनके लिए सेफ हो सकती है। और फिर ये सभी इस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं लेकिन शायद ये लोग जानते नहीं थे कि पानी के अंदर तो इतना खतरा नहीं है जितना खतरा इस बिल्डिंग के अंदर अभी इन लोगों के लिए मौजूद था, क्योंकि शायद ये लोग जानते नहीं थे ये वही बिल्डिंग थी जहाँ पे सालों पहले इस बिल्डिंग के अंदर हिप्पोस को पाला पोसा जाता था और इस बिल्डिंग के अंदर अभी भी बहुत से हिप्पो के रिलेटेड चीजें मौजूद थी। अब सिस्टीन को वहाँ पे किसी चीज के रोने की आवाज आने लग जाती है। जैसे ही वो जाके देखती है तो हिप्पो का छोटा बच्चा वहाँ पे मौजूद था जिसके ऊपर भारी भरकम लोहे का दरवाजा गिरा हुआ था। सिस्टीन उस बच्चे को बचाने के बारे में सोच ही रही थी कि सामने से एक बहुत बड़ा सा हिप्पो यहाँ पे आ जाता है। ये वही हिप्पो था जो कि अभी पानी के अंदर मौजूद था। ये हिप्पो उस बच्चे की माँ थी और जैसे ही ये सिस्टीन को अपने बच्चे के पास देखती है तो ये इसे मारने के लिए दौड़ पड़ती है। फिर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के ऊपर वाले पोर्शन में चले जाते हैं और दरवाजा लॉक कर लेते हैं और अब बॉस इन्हें कहता है कि हमें जल्दी से आग जलानी होगी ताकि रेस्क्यू टीम को हमारे यहाँ होने की खबर मिल सके। और फिर इस रूम के अंदर से ये सारा लकड़ी का सामान जमा करते हैं और आग लगाने की तैयारी करते हैं। अभी ये लोग आग लगाने की कोशिश कर ही रहे थे कि हिप्पो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और उसके सामने बिल्कुल बॉस मौजूद होता है। बॉस तो वहीं पे हिप्पो के सामने ही गिर जाते हैं लेकिन सिस्टीन के साथ जो बिजनेस वूमेन होती है वो भाग के एक दूसरे रूम के अंदर चली जाती है। बॉस अभी अंदर आता ही तो बिजनेस वूमेन दरवाजा लॉक कर देती है। बॉस ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था लेकिन वो बिजनेस वूमेन शायद अपनी ही जान बचाना चाहती थी और इस मौके पे सिस्टीन बेचारी भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि सिस्टीन को भी समझ आ चुकी थी कि बॉस अब जिंदा नहीं रहा और बाहर से आवाजें आ रही थी जिससे पता चल जाता है कि बॉस को हिप्पो चीर फाड़ के खा चुका है। और बहुत ही आराम से हिप्पो पहले बॉस को अच्छे तरह से कुचल देता है। कुचलने के बाद वो एक ही झटके में बॉस को अपना शिकार बना के खत्म कर देता है और इसी के साथ बॉस की कहानी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। और फिर हिप्पो दरवाजा तोड़ के इन लोगों की तरफ आने की भी कोशिश करता है और कुछ ही सेकंड में वो दरवाजा तोड़ के अंदर भी आ जाता है। और हिप्पो जैसे ही इनके सामने आता है तो ये दोनों डिसाइड करती हैं कि उन दोनों को अलग अलग भागना होगा ताकि दोनों में से किसी एक की तो जान बच जाए। और फिर वो बिजनेस वूमेन तो बच जाती है लेकिन हिप्पो इस टाइम सिस्टीन के पीछे पड़ जाता है और वो उसकी जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और फिर भागते भागते सिस्टीन उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे उन्होंने आग लगाने की प्लानिंग की थी। वो जल्दी से वहाँ पे आग लगा देती है। जैसे ही वहाँ पे आग लगती है आग की लपटों की वजह से हिप्पो थोड़ा सा जल जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के सिस्टीन यहाँ से भाग निकलती है। जंप करने की वजह से सिस्टीन के पाँव पे काफी ज्यादा चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो बिजनेस वूमेन का सहारा लेके यहाँ से निकलने लग जाती है। लेकिन वहाँ से निकलते वक्त उसे फिर से हिप्पो के बच्चे की रोने की आवाजें आने लग जाती हैं और इस बार एक बार फिर से वो उसको बचाने की कोशिश करना चाहती थी और फिर वो वहीं पे रुक जाती है और हिप्पो के बच्चे को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। अभी वो इस बच्चे को वहाँ से निकालने ही वाली थी कि हिप्पो वहाँ पे आ जाता है। इन दोनों को देखने के बाद हिप्पो एक बार फिर से पागल हो जाता है और वो भागते हुए जाके उस बिजनेस वूमेन के पेट के अंदर टक्कर मार देता है जिसकी वजह से वो वहीं पे दम तोड़ जाती है। और इस तरह से बिजनेस वूमेन की कहानी भी यहीं पे खत्म हो जाती है और अब वो हिप्पो सिस्टीन की तरफ बढ़ने लग जाती है। सिस्टीन को पता था कि अब वो उसे भी वहीं पे खत्म कर देगी। सिस्टीन को देखने के बाद वो आगे बढ़ जाती है और वो उसको मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि हिप्पो इस बात से खुश हो चुकी थी कि किस तरह से सिस्टीन ने उसके बच्चे को बचाया है और उसका बच्चा काफी खुश होकर अपनी माँ के पास भी आ चुका था। हिप्पो का छोटा सा बच्चा अपनी मोम के पास चला जाता है और आखिरी मरतबा वो सिस्टीन को बहुत ही खुशी की निगाहों से देखती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर मौका पाके सिस्टीन ऊपर की ओर चढ़ने लग जाती है जहाँ पे उसे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लग जाती है क्योंकि जो इन्होंने आग लगाई थी उस आग की वजह से इन्हें रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे टीम आ चुकी थी। सिस्टीन काफी लकी थी कि हिप्पो ने इतने
सारे लोगों का शिकार कर दिया था, लेकिन सिस्टीन को उसने जिंदा यहाँ से जाने दिया था। सिस्टीन को रेस्क्यू कर लिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।